Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So without wasting any time, let's see what is in the news. देखिए, इंडिया के लिए गर्व की बात है, हमने थर्ड लूनर मिशन जो हमारा है चंद्रयान 3 उसे फाइनली 14 जुलाई को यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इस लॉन्च के बारे में। देखिए, आप यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी इमेज देख रहे हैं, बहुत आपको प्राउड भी फील हो रहा होगा। ये है चंद्रयान 3 के बारे में, जिसे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से यहाँ पर 14 तारीख को 2:35 पर लॉन्च किया गया था। लॉन्च व्हीकल जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था उसका नाम है लॉन्च व्हीकल Mark 3 विच इज़ दी LVM-3। देखिए, सबसे पहले अगर हम LVM या लॉन्च व्हीकल Mark 3 के बारे में बात करें तो इसको प्रीवियसली जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे हम GSLV भी बोलते हैं, GSLV MK Mark 3 या MK3 के नाम से भी जाना जाता था। जो रिसेंट लॉन्चिंग हुई है, आपको पता होगी, बहुत सारी हैवीएस्ट सैटेलाइट्स और हैवीएस्ट रॉकेट्स को भी इसकी सहायता से यहाँ पर लॉन्च किया गया है। सो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये 3 स्टेज स्पेस लॉन्च व्हीकल है जिसे ऑपरेट करती है इसरो, ताकि लॉन्च किए जा सके बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स टू दी स्पेस इनटू दी जियोसिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट, जिसे हम GTO भी बोलते हैं, अराउंड 37,000 किलोमीटर। जो थर्ड स्टेज होती है इस व्हीकल की, यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन्स का यूज़ किया जाता है, जो कि लिक्विफाइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एज ए फ्यूल यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स या इम्पॉर्टेंट जो सैटेलाइट्स हैं, जो हैवियर सैटेलाइट्स हैं, उसका लॉन्चिंग यहाँ पर किया जा सके। चलिए बात करते हैं चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। अलॉन्ग विद दैट आप याद रखेंगे जो इंडिया का अपकमिंग ह्यूमंस को अंतरिक्ष में भेजने का जो मिशन है, जिसे हम गगनयान मिशन के नाम से भी जानते हैं, उसको भी यहाँ पर लॉन्च करने का काम करेगा LVM Mark 3। ओके, चलिए चंद्रयान 3 मिशन की अगर हम बात करें तो देखिए, इसके पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 इंडिया ने कंडक्ट किए थे। चंद्रयान 2 जिसे 2019 में कंडक्ट किया गया था, लेकिन ये कुछ कारणों की वजह से इसका जो लैंडर है ये यहाँ पर क्रैश कर गया, और जिसकी वजह से जो रोवर है वो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट कोई कार्य नहीं कर पाया। और उसी के एडवांस वेरिएशन को लेकर अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 को यहाँ पर बात की जा रही थी। काम क्या है? मून का जो साउथ पोल है उसको एक्सप्लोर करना। चंद्रयान 3 बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे, सो LVM M3 Mark 4 के साथ इसने लॉन्च किया है, जिसकी हाइट लगभग 43.5 मीटर है। मास की अगर हम बात करें तो इट इज़ 642। ये बेसिकली 3 चीज़ों के साथ काम करने वाला है। क्या? एक तो आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक आपको यहाँ पर दिखाई देगा लैंडर विच इज़ हेयर, एंड दी रोवर। चलिए तीनों चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, जो प्रोपल्शन मॉडल है ये कैरी करेगा लैंडर और रोवर को, जिसका कॉन्फ़िगरेशन 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट तक हमें देखने के लिए मिलेगा। दिस विल कैरी द लैंडर एंड रोवर फ्रॉम द इंजेक्शन ऑर्बिट टू द सर्कुलर लूनर ऑर्बिट। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इमेज में, दिस इज़ द सर्कुलर लूनर ऑर्बिट। अर्थ के यहाँ से इंजेक्शन ऑर्बिट यहाँ से शुरू होगा। इट विल स्टार्ट rotating orbiting in a circular manner and gradually after a period of time ये यहाँ पर लूनर ऑर्बिट में एंटर हो जाएगा 100 किलोमीटर्स तक। ओके, दिस इज़ द एरिया। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग? अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जिस लैंडर और रोवर की हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, लैंडर का नाम यहाँ पर विक्रम है। इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो ये लगभग मानी गई है 14 अर्थ डेज के बराबर। 1749.86 किलोग्राम इसकी रोवर का मास है। पावर की बात करें तो इट इज़ 738 यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। लगभग 4 पेलोड्स आपको इसमें देखने मिलेंगे। वहीं अगर हम रोवर की बात करें तो इसका नाम प्रज्ञान है। यहाँ पर इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इसे 1 लूनर डे के बराबर माना गया है। यही रोवर क्या करेगा? देखिए, लैंडर का काम है एक सॉफ्ट लैंडिंग करना और रोवर को यहाँ पर डिप्लॉय करना। नाउ यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इट विल बी बाय दी रोवर, क्योंकि यही इन सीटू केमिकल एनालिसिस करेगा। लूनर सरफेस के बारे में जितनी भी जानकारी है वो हमें रोवर के थ्रू ही मिलने वाली है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 फॉलो करेगा सेम ट्राजेक्ट्री
जिसको चंद्रयान 2 ने यहाँ पर फॉलो किया था। प्रपोल्शन मॉडल विल ऑर्बिट द अर्थ सेवरल टाइम्स बिफोर स्लाइड शूटिंग टुवर्ड्स द मून, एज यू कैन सी हेयर इन दिस इमेज क्लियरली। Once within the moon's gravitation pull, the module will lower itself to the 100 into 100 kilometer circular orbit. Subsequently, the lander will detach and descend to the surface. And after the lander is detached, it will release the rover to the moon's surface. अगर इंडिया ऐसा करने के लिए कंप्लीट हो जाता है तो इंडिया मून के साउथ पोल पर ऑपरेट या सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा लगभग 14 अर्थ डेज में। ऑल राइट, अब देखिए जो साउथ पोल है उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए साउथ पोल की जब बात करते हैं तो यहाँ पर एक तो सनलाइट नहीं होती। साउथ पोल की अगर हम बात करें तो बहुत ही एक्सट्रीम टेरेन है, इसका एक्सट्रीम टेम्परेचर हमें देखने के लिए मिलता है, लगभग परमानेंट शेडो के एरिया में रहता है। इसकी वजह से यहाँ पर पहुँचना और इसके बारे में कुछ जानकारी जुटाना अपने आप में एक टास्क हमें देखने के लिए मिलता है। ओके, सो ये मैंने कुछ इमेजेस हैं जो आप की सहायता के लिए इसमें डाली हुई है। लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिशन में किन किन चीज़ों को कंपोज किया गया है, इसकी लाइफ क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, लॉन्चिंग साइट कहाँ पर है। तो ये सारे वन लाइनर फैक्ट्स हैं जिनको आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए आगे अगर हम बात करें LVM Mark 3 के बारे में मैंने आपको बताया था। लॉन्च व्हीकल स्पेसिफिकेशन, दीज आर द स्पेसिफिकेशन विच वी वर डिस्कसिंग अर्लियर, लाइक द क्रायोजेनिक इंजन एंड द 3 कोर स्टोरेज, जिसमें आपको लिक्विड स्टेज L110 लिक्विड स्टेज पावर्ड बाय द 2 विकास इंजन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ओके, चलिए इम्पॉर्टेंट है चंद्रयान 3 की। देखिए क्यों, क्योंकि ये बताने वाला है ना केवल साइंटिफिक डिस्कवरी वाटर रिसोर्सेज के बारे में, एक अर्थ और चंद्रमा की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, क्या क्लूज़ हैं जो अर्थ की हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी कौन देगा हमें, दिस पर्टिकुलर मिशन। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, काफ़ी चर्चा में रहा है। इंडिया फ्रांस ने को डेवलप जेट इंजन यहाँ पर बात करी है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया हुआ है कहाँ पर, बेस्टाइल डे सेलिब्रेशन में पेरिस में, जहाँ पर इंडिया की जो सेना है, इंडिया की तीनों सेनाओं ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और इंडिया और फ्रांस ने अपनी दोस्ती के लिए एक नया कदम बढ़ाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर दिखाई देंगे और इमानुएल मैक्रॉन जो आपको प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, वो भी यहाँ पर दिखाई देंगे। चलिए देखिए इंडिया और फ्रांस ने यहाँ पर क्या किया है, दोनों ने डिसाइड किया है कि ये जेट इंजन्स को एक साथ डेवलप करने वाले हैं। ये इंडिया और फ्रांस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अब देखिए 2023 इंडिया और फ्रांस के लिए लगभग उनकी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसके लगभग 25 साल का सेलिब्रेशन कराता है। ना केवल इंडिया और फ्रांस यहाँ पर डिफेंस के मामले में, बल्कि आप देखें तो ट्रेड, साइंस, टेक्नोलॉजी और कल्चर के मामले में भी बहुत सारी चीज़ें लगातार साझा करते हुए दिखाई देते हैं। हिस्टोरिक टाइज के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए जो ट्रूप्स थी पंजाब रेजिमेंट की, दे टुक पार्ट इन बोथ वर्ल्ड वॉर्स, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, एज वेल एज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑपरेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनको लगभग देवर अवॉर्डेड 18 बैटल एंड द थिएटर ऑनर्स। जो राजपूताना राइफल है, दे टुक पार्ट इन सम ऑफ द ब्लडीएस्ट बैटल्स ऑफ द बोथ वर्ल्ड वॉर। मैनी इंडियन फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स इंक्लूडिंग वेलनिकर, शिवदेव सिंह, HC Diwan, Jumbo Mazumdar, they fought over the skies of France during the two of the world wars. Along with that, लगभग there are around 242 members Indian military contingent marching in the France Bastille Day parade. Salute Chief Guest Prime Minister Narendra Modi and France President Emmanuel Macron. तो कहीं ना कहीं हम हिस्टोरिक टाइज से आज वर्तमान में लगभग उसी परिदृश्य को हमने कल देखा जो इसके पहले भी कभी हमने देखा था। देखिए इंडिया फ्रांस के डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो दोनों कंट्री बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं। फ्रांस इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर रहा है, सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर 2017-21 के मामले में हम बोल सकते हैं। इसी के साथ फ्रांस इमर्ज हुआ एज ए major strategic partner for the India with crucial defense deal
एंड इंक्रीज मिलिट्री टू द मिलिट्री इंगेजमेंट। इसी के अलावा इंडिया और फ्रांस बहुत सारे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी करते हैं, जिनके नाम आपको याद होंगे, लाइक एक्सरसाइज शक्ति, शक्ति होती है आर्मी के बीच में। एक्सरसाइज वरुण, वरुण आपको पता है ये हमें यूजुअली देखने मिलती है किसके बीच में, नेवी के बीच में। एक्सरसाइज गरुण, गरुण हमें एयरफोर्स में देखने के लिए मिलती है। एक्सरसाइज पैगस एंड एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, जिसे एयरफोर्स के बीच में किया जाता है। साथ ही याद रखिए इंडिया ने P7, ये जो P75 स्कॉर्पियन जो प्रोजेक्ट है इंडिया का, इसको भी इंडिया क्या कर रहा है, ये डिफेंस इक्विपमेंट फ्रांस की सहायता से डेवलप कर रहा है और इन्हें बनाने का काम कर रहा है। इसी के अलावा दसॉल्ट रेजिलियंस एरोस्पेस लिमिटेड, जिसे हम DRAL बोलते हैं, दे आर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट मिहान इन महाराष्ट्र, विच इज़ अगेन अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया, रिलायंस ग्रुप एंड द फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी दसाल्ट एविएशन। स्पेस कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया एंड फ्रांस हैव बीन कोऑपरेटिंग इन द स्पेस since so many years now. ISRO and the CNES, which is the French space agency, they have conducted joint research program and satellite launch. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इन सैटेलाइट्स की, तो आप देखिए तृष्णा, विच इज़ TRISHNA, मेघा ट्रॉपिक्स, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है मेघा ट्रॉपिक। ये दोनों इंडिया और फ्रांस ने यहाँ पर कोलैबोरेटिवली दोनों स्पेस एजेंसीज ने लॉन्च किए हैं। सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन की बात करें तो एक एग्रीमेंट है सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन को, जिसे 2008 में साइन किया गया था, व्हेन दैट टाइम दैन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह विजिटेड द फ्रांस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो Indo-French Center for the Promotion of Advanced Research. It was formed in 1987. दोनों ही कंट्रीज इस पर साइंटिफिक रिसर्च के लिए इसमें फंड्स देती हैं 2013 से। मैं इसको इट वॉज ऑल्सो अवार्ड रमन चारपाक स्कॉलरशिप, ताकि जो इंडिया और फ्रेंच ओरिजिन के जो लोग हैं उनको यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च के लिए आगे बढ़ाया जा सके। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बायलैटरल विजिट्स की बात करें तो 2022 में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था फ्रांस को। ड्यूरिंग विद बोथ द कंट्रीज साइंड अ नंबर ऑफ मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जॉइंट स्टेट्समेंट यहाँ पर हमें देखने मिले। 2018 में ही फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन, ही ऑल्सो विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द 14 business to business agreement was signed. PM Modi also visited France in 2017. Before that also in 2015. So there have been several high level visits from France previously, and there were so many dialogues took place between both of the countries. Along with that, if we'll talk about the economic cooperation, then France has emerged as a key trading partner of India with annual trade of US dollar 12.40 billion in 2021-2022. So it is the first largest foreign investor in India with a cumulative investment of USD 10.31 billion from April 2000 to June 2022, which represent almost 1.70% of the total foreign direct investment inflow into India. Okay, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, इतिहास के लिए। याद करते हैं भुला दिए गए हीरो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के बारे में। देखिए एक एग्जीबिशन यहाँ पर किया गया है जहाँ पर कोलकाता में, जो कि एक कहीं ना कहीं नवाब वाजिद अली शाह, जो कि लास्ट किंग थे अवध के, हु स्पेंट हिज फाइनल ईयर्स इन द आउटस्कर्ट्स वॉट वॉज दैट वॉज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पर बहुत सारे विजुअल आर्ट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। चलिए समझ लेते हैं वाजिद अली शाह के बारे में। देखिए जब हम अवध की बात करते हैं हमारे जहन में सबसे पहला नाम आता है नवाबों के बारे में, और इसी के हिसाब से वाजिद अली शाह, जिन्हें जान ए आलम या अख्तर पियाब के नाम से भी जाना जाता था, ही वॉज द 12th एंड द फाइनल एंड द लास्ट नवाब ऑफ द अवध। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो लगभग 9 साल हमें देखने मिलेगा, 1847 से 1856 के आसपास। इनकी जो सेकंड वाइफ हैं, जिनका नाम आपने कई बार सुना होगा 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पर, यस, शी इज़ नन अदर देन बट दी मोहम्मदी खातून। इट्स मोहम्मदी नॉट मोहम्मद, प्लीज़ करेक्टेड।
मोहम्मदी खानूम, जिनको बेगम हज़रत महल के नाम से भी जाना जाता था, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 में अवध की तरफ से बहुत ही शानदार तरीके से लड़ाई लड़ी थी। अगर हम वाजिद अली शाह के बारे में बात करें तो देखिए बहुत लंबे समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया और बाद में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 में इनको एक्वायर कर लिया। राइट, उसी का रिजल्ट था कि 1857 की क्रांति के समय जो इनकी वाइफ थी, जिन्हें हम बेगम हज़रत महल भी बोलते हैं, इसमें इन्होंने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नवाब को यहाँ पर क्या किया गया, एग्जाइल कर दिया गया टू द गार्डन रीच, देन अ सबब ऑफ द कोलकाता, जहाँ पर इनको एक सब्सटेंशियल एन्युटी यहाँ पर दी जाती थी और ये अपने जीवन के अंतिम समय तक यहीं पर रहे। इसी के अलावा देखिए इनको जाना क्यों जाता है, बिकॉज ये एक पोएट थे, राइटर थे, डांसर थे और आर्ट को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा पैट्रोनेज प्रोवाइड किया। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंस ये है कि इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि इन्होंने कथक को रिवाइव किया और इंडियन क्लासिकल डांस को प्रोटेक्ट करने और प्रमोट करने का जो बहुत महत्वपूर्ण काम है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द कथक, ये किया गया है नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा। सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द लास्ट नवाब ऑफ अवध, किंग ऑफ अवध, जिन्हें हम बोल सकते हैं वाजिद अली शाह। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, बात की जा रही है नाथुला पास के बारे में। देखिए लगातार लैंडस्लाइड्स और रेन की वजह से जो बहुत ज़्यादा पार्ट है सिक्किम ईस्टर्न इंडिया के आसपास का, स्पेशली नाथुला पास, इसकी वजह से यहाँ पर जो कनेक्शन है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। ओके, सो पढ़ना क्या है हमें, हम जानेंगे नाथुला पास के बारे में। ये आपको यहाँ पर लोकेशन दिखाई दे रही होगी नाथुला पास की, देखिए चुम्बी वैली के बिल्कुल पास आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिक्किम का ये एरिया है। चलिए, नाथुला जिसका मतलब होता है लिसनिंग ईयर, ठीक है, नाथु का मतलब होता है लिसनिंग ईयर और ला का मतलब होता है पास। नाथुला एक माउंटेन पास है जो हमें दोंग्या का रेंज हिमालय में देखने के लिए मिलता है, बिटवीन चाइना यादगोंग कंट्री इन तिब्बत एंड द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम एंड द वेस्ट बंगाल इन बंगाल साउथ एशिया। दिस यू कैन सी here clearly, there is Tibet, this is the part of India, so this is basically China claims on Tibet, so this is the part of Tibet here। ये एक तरीके से ट्रेड बॉर्डर बनाता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इसके अलावा बहुत दूसरे इंपॉर्टेंट पास भी हैं जो आपको यहाँ देखने मिलेंगे, लाइक जिलिपला पास, डोंकिया पास, गोइचा पास। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो देखिए हिमालयन के ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में ये बना हुआ 4302 मीटर की एल्टीट्यूड पर बनकर ये बन जाता है वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है एंशिएंट सिल्क रूट का। नाथुला जिसको हमने देखा कि ये कनेक्ट करता है किसको, इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम विद द चाइना तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन। इसको गार्ड किया जाता है बाय द बोथ कंट्रीज, चाइनीज एंड द इंडियन सोल्जर। नाथुला वन ऑफ द 3 ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इसके अलावा 2 आपको शिप किला जो कि आपको हिमाचल प्रदेश और लिपू लेक जो कि आपको उत्तराखंड में देखने के लिए मिलेगा। इट वॉज बेसिकली सील्ड बाय इंडिया आफ्टर 1962 इंडो-चाइना वॉर। Nathula was reopened again in 2006 following the numerous bilateral trade agreement between both of the countries। इसी के अलावा बहुत सारे इम्पॉर्टेंट सिक्किम में दूसरे भी आपको देखने मिलेंगे, जैसे जिलिपला पास जो कि सिक्किम विद द ऑटोनोमस रीजन ऑफ तिब्बत का पार्ट आपको दिखाई दे जाएगा। नाथुला जैसे हमने डिस्कस किया सिक्किम एंड द ऑटोनोमस रीजन ऑफ तिब्बत का पार्ट आपको दिखाई देगा। इसी के अलावा शिप किला जो कि मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश और ऑटोनोमस रीजन ऑफ तिब्बतन का पार्ट है। अलॉन्ग विद दैट रोहतांग पास विच इज सिचुएटेड इन द कुल्लू वैली विद द लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। अलॉन्ग विद दैट बनिहाल पास, बारालाचा पास, फोतुला पास, इन सारे पासेस के बारे में भी आप याद रखेंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात यहाँ पर की जा रही है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने लॉन्च कर दिया है $3.5 बिलियन का प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। देखिए ये 1200 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड किया जा रहा है चाइना की सहायता से इन दी पंजाब पाकिस्तान एरिया। इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, देखिए इसी का नाम है चश्मा वी न्यूक्लियर प्लांट जो कि चश्मा मिन वाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में बनाया जा रहा है।
जैसा मैंने आपको बताया कहाँ लोकेटेड है, मिनावाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान पंजाब। 1200 मेगावाट का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसे चाइना की सहायता से लगाया जा रहा है। इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 1330 मेगावाट की है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। फर्स्ट विच यू कैन सी हेयर इन द इमेज इज़ मुजफ्फरगढ़ थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट। इसके नीचे ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा कराची न्यूक्लियर पावर पॉइंट, जिसे K2 K3 प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। हियर इज़ दी चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, देन देयर इज़ दी साहिवाल 2:6,600 megawatt thermal power plant, and the last is the Thar integrated coal mine power plant. So one is in Karachi, if you can see, one is in the Thar, another one is the Muzaffargarh, one is in the Chashma, and one is in the Sahiwal. So this is how 1 2 3 4 5 आपको यहाँ पर क्या देखने मिल जाएंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ पाकिस्तान। चलिए, मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडे इज द शंघाई कोऑपरेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फॉर्म किया गया था 15 जून 2001 इन शंघाई, चाइना। जब इसको फॉर्म किया गया था उस समय इसे शंघाई कोऑपरेशन के नाम से ही जाना जाता था। 2001 में कज़ाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान इसके मेंबर थे। दैट टाइम इट वाज नोन एज दी शंघाई 5। बाद में जब उज़्बेकिस्तान इसको ज्वाइन करेगा तो उज़्बेकिस्तान के ज्वाइन करने के साथ ही ये बन जाएगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया से ज्वाइन कर लेंगे 2017 में, और फाइनली 2023 में नया मेंबर, 9th मेंबर, फुल टाइम मेंबर बन के आ गया ईरान। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन एंड चाइनीज़, आपको देखने के लिए मिलेगी। ऑलराइट, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 2001 में शंघाई कोऑपरेशन शंघाई 5 के नाम से यहाँ पर आएगा। 2002 में शंघाई चार्टर यहाँ पर आएगा। 2002 में ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रेड्स, जो कि इसका खुद का रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है, उसको फॉर्म कर देगा। गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करना, एक म्यूचुअल पॉलिसीज़ डेवलप करना बिटवीन द मेंबर स्टेट, इफेक्टिव कोऑपरेशन, पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर को यहाँ पर प्रमोट करना, एजुकेशन को बढ़ावा देना, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करना। साथ ही जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो इसकी मेंबर हैं, यहाँ पर पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, सारी जगहों पर जो डेमोक्रेसी है उनको एडवांस करने की कोशिश करना, फेयर और रैशनल जो ग्लोबल पॉलिटिक्स होती है उसको भी इस्टेब्लिश करना किसका काम है? शंघाई कोऑपरेशन का काम आपको दिखाई देगा। आज की डेट में जो इसकी ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, प्लीज़ रिमूव द ईरान फ्रॉम हियर, इट्स द अफगानिस्तान, बेलारूस एंड मंगोलिया। डायलॉग पार्टनर में आपको अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की भी दिखाई देंगे। अब देखिए, ये जो आर्टिकल है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लिखा है जो रिटायर्ड इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर रह चुके हैं विवेक काटजू जी ने। यहाँ पर ये बताएंगे कि किस तरीके से जो वर्चुअल समिट हो रही है ये कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज़ की वर्चुअल साइलेंस के बारे में बताता है। सो बेसिकली ये जो टेंशन है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, ये एक वर्चुअल साइलेंस जो हमें दिखा रही है। देखिए, टेंशन बहुत प्रोलॉन्ग्ड कंडीशन है। आप देख लीजिए, जहाँ पर आप बात कर रहे हो इंडिया और चाइना को लेकर, इंडिया और चाइना में जब से गलवान वैली को लेकर इशू हुआ है तब से दोनों कंट्रीज़ के बीच में टेंशन है। वहीं अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रखे हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें चाइना और पाकिस्तान की, ये दोनों कंट्रीज़ दे आर कमिंग टुगेदर और कहीं ना कहीं इंडिया को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया का जो अटैक हुआ है यूक्रेन के ऊपर, रशिया ने जो अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, इसके बाद भी कहीं ना कहीं इंडिया ने एक साइलेंस रखी है, इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक स्टेप यहाँ पर लिखा है। अब ऐसे में होगा कि अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की बात करें, अगर ये एक ही स्टेज शेयर करेंगे तो इट विल नॉट गिव अ गुड मैसेज टू द अदर कंट्रीज ऑल्सो। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज इशू इंडिया चूज कि यहाँ पर एक वर्चुअल समिट कराना ज़्यादा बेहतर होगा रादर देन दी एग्जिस्टिंग समिट।
कारण क्यों, इसी के साथ आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन एसईओ की अगर हम बात करें तो देखिए एसईओ डिक्लाइन हो रहा है, और इसी के कारण अब जो लोगों की निगाहें हैं वो कहीं ना कहीं टिक जाएंगी जाकर ब्रिक्स समिट के ऊपर, जो कि अफ्रीका में होने वाली है, साउथ अफ्रीका में अगस्त में, जहां पर जाई जिनपी, पुतिन, इनफैक्ट मोदी जी, सभी को यहाँ पर मौजूद होना होगा। सो लेट्स सी इसका डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या होगा, G20 समिट जो दिल्ली में होनी है, सितंबर में होना है, उसका यहाँ पर क्या आउटकम हमें दिखाई देगा, ये भी इससे पता चलेगा। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आप भी अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन करना चाहते हैं तो आइए ज्वाइन करिए राउज अकेडमी को। MPPSC UPSC के लिए डेडिकेटेड फैकल्टी आपको यहाँ पर मिलेगी, बाइलिंगुअल क्लासेस भी आपको मिलने वाली हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, कॉन्टेक्ट द गिवन नंबर बिलो। सो थैंक यू एंड सी यू टुमारो।